हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया विद्या मंदिर क्लासेस से आपके लिए हम लोग पेपर की एनालिसिस लाए हैं जेई मेन सेशन 2 की, जो अप्रैल में 2 से 8 के बीच में हुआ था। जैसा कि आप लोग सबको ही जानते हैं कि कंपेयर टू पहला शिफ्ट जनवरी वाला शिफ्ट, अप्रैल वाले शिफ्ट में परसेंटाइल स्कोर करना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि फॉर सेम स्कोर परसेंटाइल थोड़े कम आते हैं। इसका मोस्टली कारण ये होता है कि काफी बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो उनका सिलेबस नहीं खत्म होता और वो अप्रैल में सीरियसली अपीयर हो रहे होते हैं पेपर के लिए, तो थोड़ा इट्स चैलेंजिंग टू स्कोर अ बेटर परसेंटाइल इन अप्रैल सेशन कंपेयर टू जनवरी सेशन। तो हम लोग एक डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं, जहां हम लोगों ने विद्या मंदिर क्लासेस ने हर पेपर का एक थॉरो एनालिसिस किया है, उसके सॉल्यूशंस बनाए हैं, उसका इरेटा पब्लिश किया है और ये देखा है कि किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल तक आ सकता था, क्या वेटेज रहा चैप्टर वाइज, कितना किस चैप्टर से कितने सवाल आए, ये पूरी एनालिसिस की गई है। इस पूरे पेपर में मैं फिजिक्स सेक्शन का एनालिसिस करने वाला हूं। तो सबसे खास बात फिजिक्स सेक्शन की ये रही कि यहाँ कुछ क्वेश्चन जेई मेन के सिलेबस के बाहर से भी आए, जो कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के कुछ क्वेश्चंस थे। तो इस पे बच्चे ध्यान रख सकते हैं गोइंग अहेड, जो आगे तैयारी करने वाले हैं, कि कभी कभी जेई मेन बाहर से भी कुछ सवाल दे देता है। कुछ चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, उसमें मॉडर्न फिजिक्स था, ऑप्टिक्स था। ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कंबाइन कर ले तो काफी ज्यादा पोर्शन था। फिर अच्छे सवाल, जो डिफिकल्ट सवाल आए, वो थर्मोडायनेमिक्स से आए, एनर्जी मोमेंटम से आए, ठीक है। तो और यूनिट डायमेंशन एंड एरर ऑलमोस्ट हर पेपर में था, एंड देयर वाज ए प्रॉब्लम फ्रॉम लॉजिक गेट्स। तो सेमीकंडक्टर के भी काफी प्रॉब्लम थे। तो ये मोटा मोटा कुछ ऐसे रहा। डिटेल एनालिसिस के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर। ये है हमारा जेई मेन का एनालिसिस, जिसमें हमने ब्रेकडाउन किया है कि किस शिफ्ट में कितने सवाल किस चैप्टर से आए। तो ये 11th के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यूनिट डायमेंशन से वेव मोशन तक लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा कि यूनिट डायमेंशन से ऑलमोस्ट हर पेपर में ही एक सवाल दो सवाल ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन और एरर क्लब करके क्वेश्चंस आए ही हुए हैं हर में। एक फोर्थ के मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है, तो काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स एंड फोर्सेज, इससे कोई सवाल नहीं रहा। वेक्टर का कोई डायरेक्ट सवाल इस बार नहीं आया। फिर काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल से ठीक ठीक से सवाल थे, कुछ पेपर में थे, कुछ में नहीं थे, और 8 सवाल आए। कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहा काइनेमेटिक्स से, मोटा मोटा 1 से 0 पर पेपर सवाल हम कहेंगे। मोशन इन 2D से भी उसी तरह का कुछ रहा। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल से ऑलमोस्ट हर पेपर में 1 सवाल, किसी किसी पेपर में 2 भी सवाल रहे। अगर मैं एनर्जी मोमेंटम का बात करता हूं, तो अभी तक के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी मोमेंटम को हम लोग लेंगे, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम से हमारे पास 10 सवाल रहे। तो ऑलमोस्ट कुछ पेपर तो ऐसे रहे जिसमें 2, किसी में 3 सवाल भी हैं। तो एनर्जी मोमेंटम से काफी सवाल रहे। रोटेशन, ऐसे जेई एडवांस के लिए काफी वेटेज मानते हैं रोटेशन के, पर रोटेशन के सवाल कम रहे, और जहां रहे भी आसान रहे। ग्रेविटेशन के सवाल जो है वो भी कम रहे, 5 ही रहे। लिक्विड्स के 10 सवाल रहे। तो लिक्विड्स का वेटेज डिसेंट सा था। पूरे पेपर्स के एनालिसिस में लिक्विड का वेटेज डिसेंट सा था। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाज ए चैप्टर, वाज ए टॉपिक ऑफ सरप्राइज, जहां से काफी सवाल आए। जनरली लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से काफी सवाल रहे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 13 एंड गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उससे 15 सवाल रहे। गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सवाल एम्बिगुअस भी रहे। अभी मैं देख रहा था 8 अप्रैल का एक प्रॉब्लम था, जिसमें उन्होंने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही बात की। वहां पे एम्बिग्विटी थी, उसमें ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। और सवाल 6 अप्रैल के जो इवनिंग शिफ्ट का एक सवाल था, एडियाबेटिक प्रोसेस का था, अच्छा सवाल आया, जहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन, जेई एडवांस, और क्योंकि केमिस्ट्री में भी है तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस टॉपिक को, ठीक है। फिर अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन से डीसेट ऑलमोस्ट एवरी पेपर में 1 सवाल रहा ही, तो 7 सवाल रहे।
ठीक है, वेव मोशन से थोड़े कम सवाल रहे, 2 सवाल रहे। तो अगर हम 11th पोर्शन का एनालिसिस करें तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, एनर्जी एंड मोमेंटम है और लिक्विड्स, ये टॉपिक जो है थोड़े वेटेज ज्यादा रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज अपना थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का रहा। ठीक है, अगर डिफिकल्ट सवाल की बात करें तो जनरली जो डिफिकल्ट सवाल आए इस सेक्शन से 11th के पोर्शन से वो थर्मोडायनेमिक्स के ही सवाल थे। अब हम 12th के टॉपिक्स पे आते हैं। तो 12th के टॉपिक्स में देखें तो एज वाज एक्सपेक्टेड कि मॉडर्न फिजिक्स से काफी सवाल हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप ऑप्टिक्स को एक कैटेगरी में ले लो, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को, तो 16 और 16 सवाल हैं आपके रे ऑप्टिक्स के और 12 सवाल हैं आपके वेव ऑप्टिक्स से। तो ये टोटल 28 बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो कोई बच्चा जो 12th के टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा है और बोर्ड्स के लिए जा रहा था, तो जो अगर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से तैयार करके जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफी सवाल उसमें पोलराइजेशन से भी आए काफी पेपर्स में, तो इन दोनों से भी काफी मेजर सा पोर्शन आया। और मॉडर्न फिजिक्स एज वाज एक्सपेक्टेड, लॉजिक गेट से हर पेपर में ही ऑलमोस्ट एक सवाल था जो सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहा है। तो लॉजिक गेट वाज लाइक यू नो देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिक गेट एंड यू हैव टू डू दैट। सेमीकंडक्टर के सवाल ऑलमोस्ट हर पेपर में रहे। फिर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ठीक से सवाल थे, कैपेसिटर डीसी सर्किट से थे, इलेक्ट्रोस्टैट से थे। तो अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं चैप्टर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट से 10 सवाल थे टोटल। ठीक है, कुछ पेपर हैं जहां इलेक्ट्रोस्टैट्स के सवाल ही नहीं है, लेकिन देयर वेयर पेपर जहां 2-2 सवाल आ गए। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का वेटेज ठीक सा रहा। डीसी का वेटेज जनरली थोड़ा ज्यादा रहता है इलेक्ट्रोस्टैट से। जेई मेन में ये उल्टा हो जाता है जब हम जेई एडवांस की बात करें। जेई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैट्स थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहां डीसी सर्किट के 11 सवाल रहे। कुछ पेपर थे जहां सवाल नहीं थे, कुछ पेपर थे जहां 2 सवाल थे। कैपेसिटर थोड़ा वेटेज रिलेटिवली कम था, इन दोनों से 7 थे, यही एक्सपेक्टेड होता है कैपेसिटर से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिसेंट सा, वाज एक्सपेक्टेड कि हर पेपर में ही एक सवाल आएंगे। कुछ पेपर्स में हम देख रहे हैं 3-3 सवाल आ गए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट ही रहा। एसी सर्किट एक्सपेक्ट करते थोड़े कम सवाल रहेंगे, किसी के पेपर में आया, मोस्ट के पेपर में नहीं आया। तो 5 सवाल रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव से 8 सवाल। तो 8 सवाल इज ह्यूज नंबर कंसीडरिंग ईएम वेव इज ए स्मॉल टॉपिक। ईएम वेव एक छोटा सा टॉपिक है, उससे 8 सवाल अगर आ गए हैं ईएम वेव से तो काफी मेजर सा पोर्शन है। ऑलमोस्ट एवरी पेपर हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम ईएम वेव। तो अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें, जितना टाइम आप स्पेंड करते हो ईएम वेव्स के, उसके करस्पॉन्डिंग ईएम वेव से काफी सवाल आए। अब हम रे ऑप्टिक्स पे आए। जैसा मैंने बताया था, रे ऑप्टिक्स से काफी सवाल रहे, 16 सवाल रहे। वेव ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इससे 12 सवाल रहे। इन दोनों को अगर हम क्लब कर लेते हैं तो ऑप्टिक्स से 28 सवाल रहे, जो कि काफी बड़ा सा नंबर है। एक्सपेरिमेंट एंड एरर से डिसेंट नंबर ऑफ सवाल रहे। यूनिट डायमेंशन से रहा या एरर से रहा सवाल, तो इन दोनों को भी क्लब अगर कर लिया जाए, यूनिट डायमेंशन एंड एरर को, तो काफी सवाल रहे। एरर से भी ऑलमोस्ट हर पेपर में एक सवाल आप एवरेज मान के चलते हो, तो 7 सवाल रहे हैं। टोटल 8 पेपर हो गए थे, तो 7 सवाल भी डिसेंट सा नंबर है। ठीक है, अब जेई मेन टॉपिक में एक सेमीकंडक्टर से तो सवाल फिक्स था, जो लॉजिक गेट का सवाल था। कभी कभी 2-2 सवाल भी आए हैं। 4th इवनिंग 4th मॉर्निंग में 2-2 सवाल आ गए हैं। बाकी चैप्टर्स मोस्टली रिमूव कर दिए गए हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि रिमूव्ड है, उसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के सवाल आए, जिसको हम लोगों ने ऑप्टिक्स में ही डाल रखा है, रे ऑप्टिक्स में ही डाल रखा है। लेकिन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप से 2-3 जगह सवाल आए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जहां पे थोड़ा बच्चों को टाइम स्पेंड करना पड़ा, बने नहीं। एक ब्रेविस्टर्स एंगल का क्वेश्चन था जिसके डाटा में इनकंसिस्टेंसी थी। फिर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सवाल थे जिसमें इनकंसिस्टेंसी थी। तो उसके कारण 2 पेपर ऊपर नीचे डिफिकल्टी में बच्चों को फील हुआ होगा। लेकिन अगर बच्चा उन प्रॉब्लम्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है जो प्रॉब्लम गलत आ गए, तो पूरा पेपर ही एक मॉडरेट से इजी लेवल में पेपर रहा। हम लोग सेशन वाइज पेपर का क्या डिफिकल्टी रहा उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि किस पेपर में कितने
स्कोर करने से क्या परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। तो देखते हैं, अगर पेपर हमारा इजी है तो हमारे लिए 92 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 115 से 120 नंबर उम्मीद करते हैं। ये कुछ रिलेटिवली थोड़ा कम में हो जाता अगर ये जनवरी का शिफ्ट होता, ये अप्रैल का शिफ्ट है, इसीलिए थोड़े 10 नंबर हम ज्यादा मान के चल रहे हैं, हायर साइड लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है अप्रैल में स्कोर करना, क्योंकि अपने ड्रॉपर्स बच्चे आ जाते हैं, वो बच्चे भी आ रहे होते हैं जो जनवरी में स्कोर किए होते हैं, तो और बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा तैयार करके आते हैं। तो अगर ये जनवरी का शिफ्ट होता तो इजी पेपर में 105 से 115 में आपकी 92 परसेंटाइल आ जाती, लेकिन यहां क्योंकि ये अप्रैल का है तो इजी भी अगर पेपर है तो वहां 115 ओवरऑल, इफ यू स्कोर्ड आउट ऑफ 300 115 से 120, तो उम्मीद करते हैं 92 परसेंटाइल आपके मार्क्स आ जाएंगे, जो कि जनरली कट ऑफ के आसपास का होता है एडवांस लिखने के लिए। अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए एक आसान पेपर में तो आपको 135 से 145 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको 98 परसेंटाइल चाहिए, जो कि एक डिसेंट सा स्कोर होता है टू गेट इनटू सम एनआईटीज एंड दिल्ली के कॉलेजेस, 170 से 180 नंबर आपको चाहिए होगा। 99 परसेंटाइल एंड वो जो आसान पेपर होगा उसमें 195 से 195 से 210 के बीच में। ये कई बार देखा गया है बच्चों के 200 भी आते हैं तो भी उनके 99 नहीं हो रहे होते हैं, या जस्ट वो 99 को टच कर रहे होते हैं। तो ये अप्रैल के शिफ्ट में जो आसान पेपर होंगे, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला के पेपर आसान कैटेगरी में गया होगा, वहां 200 के आसपास आपको स्कोर करने पड़ेंगे फॉर 99 परसेंटाइल। अब समझते हैं मॉडरेट कैटेगरी, जो कि मोस्ट ऑफ द पेपर मॉडरेट कैटेगरी में ही आएगा। अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो उसमें से 5-6 पेपर मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, तो वहां 92 परसेंटाइल यानी यू आर इलिजिबल, मोटा मोटा यू आर इलिजिबल टू राइट जेईई एडवांस के लिए आपको 110 से 115 का स्कोर करना पड़ेगा। 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको 120 से 130 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। 98 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मॉडरेट पेपर में आपको 160 से 170 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, और एवोव 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 टू 195 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। अब आते हैं टफ पेपर, क्योंकि एक पेपर को हम लोगों ने टफ के कैटेगरी में भी डाला है, कंसीडरिंग उनके जो डिफिकल्टी थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को देखते हुए। तो अगर कोई पेपर टफ आ जाता है तो उसमें 92 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 90 से ऊपर अगर कोई बच्चा स्कोर कर लेता है, 90 टू 100 के बीच अगर कोई स्कोर कर लेता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 92 परसेंटाइल से ऊपर ले आएगा। अगर 95 परसेंटाइल है वो भी स्कोर करना है तो 110 से 120 के बीच में बच्चा अगर स्कोर करता है तो वो 95 परसेंटाइल ऊपर से के ऊपर ले आएगा। 95 परसेंटाइल भी एक डिसेंट सा स्कोप बच्चों के लिए खोल देते हैं, जहां पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एडमिशन ले रहे होते हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे थापर हो गया, और जो दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, महर्षि परशुराम, गुरु तेज बहादुर, ये सब 95 परसेंटाइल एवं में बच्चों को मिल रहे होते हैं। तो जो बच्चे उनको टारगेट कर रहे हैं तो वो इस कॉलम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वो अगर आते हैं तो दे हैव ए डिसेंट चांस टू गेट कंप्यूटर साइंस देयर। अब 98 परसेंटाइल अबव लाने के लिए एक डिफिकल्ट पेपर में 150 के ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो आपके आ जाने चाहिए 98 परसेंटाइल टफ पेपर में, ठीक है। और 99 परसेंटाइल के लिए 170 अबव में आपको आसानी से 99 परसेंटाइल आ जाना चाहिए व्हेन द पेपर इज ऑन टफर साइड। अब समझते हैं कि ये तो मैंने एक जनरल आपको बता दिया कि कब कितने पे क्या हो सकता है। अब हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा डिफिकल्ट था, वो समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं तो 2 अप्रैल का जो शिफ्ट 1 था उसमें फिजिक्स का सेक्शन इन पर्टिकुलर मॉडरेट डिफिकल्टी था और ओवरऑल पेपर भी मॉडरेट डिफिकल्टी का है, ठीक है। अब 2 अप्रैल का शिफ्ट 2 जो कि इवनिंग शिफ्ट था उसमें फिजिक्स इजी था और ओवरऑल पेपर मॉडरेट डिफिकल्टी का था। 4th की अब बात करें तो 4th में जो शिफ्ट 1 था, जो मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें फिजिक्स मॉडरेट डिफिकल्टी का था, ओवरऑल पेपर भी मॉडरेट डिफिकल्टी का था। 4th का शिफ्ट 2
में फिजिक्स को इजी कैटेगरी में रखा है हम लोगों ने, और ओवरऑल पेपर को भी इजी कैटेगरी में रखा है। एक ही पेपर है जिसको हम लोगों ने इजी कैटेगरी में डाला है, वो 4th शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट को इजी कैटेगरी में डाला है। अब 5th शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो 5th शिफ्ट 1 जो है वो फिजिक्स का सेक्शन मॉडरेट था और ओवरऑल पेपर भी मॉडरेट डिफिकल्टी में आएगा। अब 5th शिफ्ट इवनिंग की बात करें तो पेपर फिजिक्स का पेपर आसान था, इजी था, पेपर पर मॉडरेट डिफिकल्टी का था। 6th शिफ्ट 1 मॉर्निंग का शिफ्ट में फिजिक्स का सेक्शन मॉडरेट डिफिकल्टी का था और पेपर को रिलेटिवली कंपेयर टू ऑल अदर पेपर्स टफर साइड में हम लोग डाल रहे हैं, तो वो एक रिलेटिवली डिफिकल्ट पेपर है कंपेयर टू अदर पेपर्स। 6th का मॉर्निंग शिफ्ट, 6th का फिर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट था, पेपर मॉडरेट था। 8th का जो ओनली शिफ्ट था उसमें फिजिक्स मॉडरेट था और पेपर भी मॉडरेट डिफिकल्टी का था। तो आप ये स्लाइड और इससे जो पीछे वाला स्लाइड है उस दोनों को कंपेयर करके ये समझ सकते हो कि आपके मार्क्स पे कितना मोटा मोटा परसेंटाइल बनना चाहिए। ये बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि एक शिफ्ट में किस तरह के बच्चे अपीयर किए, ठीक है, बच्चों ने कितने क्वेश्चंस गलत हुए जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं इस चीजों में कि उसकी डिफिकल्टी कैसी हो गई, क्योंकि वो क्वेश्चन में बच्चों ने टाइम स्पेंड कर दिया। तो इससे 10-15 नंबर का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा हम लोगों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इजी के परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग स्कोर्स ये हैं, मॉडरेट के परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग स्कोर्स ये हैं और टफ के परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग स्कोर्स ये हैं, कंसीडरिंग दिस इज अ अप्रैल सेशन पेपर, ठीक है। और ये है हमारे डिफिकल्टी का एनालिसिस, जहां पे ये सेक्शन फिजिक्स की डिफिकल्टी को बता रहा है और ये ओवरऑल डिफिकल्टी को बता रहा है। यहां पे 4th का शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट को आसान पेपर ओवरऑल बोला है और अपने पास 6th का मॉर्निंग शिफ्ट को ओवरऑल पेपर को टफर पेपर बोला है। फिजिक्स सेक्शन में कोई पेपर टफर साइड में नहीं गया, मोस्टली पेपर आसान थे या मॉडरेट डिफिकल्टी के थे। तो अभी आपका शिफ्ट 2 हो चुका है, तो वी आर डन विथ जेईई मेन। तो जेईई मेन में और कुछ करने के लिए तो है नहीं, हमारे हाथ में अब कुछ रहा नहीं। आपके पास अभी 14th ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग योर बिट्स एग्जाम, फिर आपका जेईई एडवांस का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका बिट्स का सेशन 2 होने वाला है। तो rather than relaxing you should अगले 1-1.5 महीने you should put your best efforts to see whether you can improve from whatever you have scored so far। और एक थोड़ा सा फुल एफर्ट का तो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों का कि करना चाहिए, अभी ढीला नहीं पड़ना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए। अगले 1.5 महीने you can keep on improving from here and still you can get into bits, you can get into IIT। कोई बच्चा जो 97-98 परसेंटाइल भी स्कोर किया है कैन डू वेरी गुड इन जेईई एडवांस एग्जाम। अभी लाइटली नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए और थोड़ा कॉन्फिडेंस में लो हो जाना इस कारण से कि थोड़े नंबर कम आ गए हैं उसका समय नहीं है, क्योंकि अभी बिट्स बचा है और जेईई एडवांस बचा है। तो ऑल द बेस्ट, डू वेल, थैंक यू।